नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस परियोजना का नाम है जनजाति गौरव कॉरिडोर। सीधी बात यह है कि जनजाति गौरव कॉरिडोर का संबंध रेलवे से है और रेलवे जो विकास कार्य कर रहा है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस परियोजना के तहत विकास कार्य कर रहा है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जनजाति गौरव कॉरिडोर है इसके लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच सकता है? तो याद रखेंगे 1% से बढ़कर 1.17% पहुंच सकता है। क्लियर है? और यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। बताया गया कि 2023 में जो वैश्विक व्यापार है वो 1% से बढ़कर 1.17% रह सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, आप ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ भी चुके हैं कि हिमाचल की जो कांगड़ा चाय है इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है? तो याद रखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी ने बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर यानी 68 लाख शेयर को 108 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे फिक्की महिला विंग की अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक तेल उत्पादकों के ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन कटौती करने की घोषणा की है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है। तो याद रखिएगा उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? यानी दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया में वास्ट्रो खाता खोला है और इसका मूल उद्देश्य क्या है कि भारतीय रुपए में भारत और भारत के बाहर मलेशिया में लेन देन किया जा सके। किस बैंक की भूमिका है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक यानी 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में NILP कहते हैं। यानी केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को कितने ड्यूरेशन के लिए रखा है? 2022-23 से लेकर 2026-27 तक यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए। और इस दौरान कितने रुपए का खर्च होगा इस पर? 1037.90 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे नीरज निगम को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? नीरज निगम को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे अमेरिका को। यानी 2021-22 के दौरान भारत ने जो भी कुल कृषि निर्यात किया है उसका सर्वाधिक 11.5% हिस्सा केवल अमेरिका को निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार करेगा, तो उस कंट्री का नाम क्या है? मलेशिया। क्लियर? और अभी मलेशिया के संदर्भ में एक डेटा आपने पढ़ा था कि मलेशिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रुपए में कारोबार करने के लिए वहां पर खाता भी खुलवाया। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को अब स्टॉक एक्सचेंजों में एजेंसी के तौर पर इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात BEL यानी रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने
आपस में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किस प्रोजेक्ट के लिए? तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए। और कितने करोड़ रुपए का यह अनुबंध है? तो याद रखिएगा 3000 करोड़ रुपए का यह अनुबंध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य सरकार को $367 मिलियन का ऋण दिया है? तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य को। यानी कर्नाटक राज्य को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए विश्व बैंक ने $367 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ का हो गया है? तो याद रखिएगा 15,920 करोड़ का। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को एक आंकड़ा दिया और उसमें उस आंकड़े में बताया गया कि 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात कितना है? 15,920 करोड़ रुपए। और ये जो रक्षा निर्यात है 2022-23 में, वो अब तक के रक्षा निर्यात में सर्वाधिक उच्च स्तर का ये रक्षा निर्यात है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेशी व्यापार नीति 2023, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आप FTP 2023, 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है? तो याद रखिएगा 2030 तक जो निर्यात का लक्ष्य है वो है 2 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो भारत में नई विदेश व्यापार नीति 2023 है, यानी FTP 2023 है, इसे कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से। दूसरी बात कि ये जो नई विदेश व्यापार नीति 2023 है, इसके तहत एक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य है? कि 2030 तक जो निर्यात है उसे 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया है, जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? डिजी क्लेम। क्लियर? यानी ये जो डिजी क्लेम है ये काम क्या करेगा? किसानों का जो बीमा दावा है उसके भुगतान में तेजी लाने का काम करेगा डिजी क्लेम। क्लियर? और ये जो मंच है ये किस पोर्टल पर इसे पेश किया गया है? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि श्रमिकों के हक में लेबर सेस यानी जो लेबर उपकर है उसके ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है? तो आपका जवाब होगा बिहार। क्लियर? यानी श्रमिकों के हक के लिए जो लेबर उपकर है उसको ऑनलाइन भुगतान करने के लिए जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, और इस प्रकार वो देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बार्क, और नाल्को ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? तो उसका नाम क्या है? बार्क B1201। बार्क B1201। ठीक है? और ये देश का पहला और दुनिया का 5वां बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री है। और किसके संयुक्त पहल से इसको विकसित किया गया है? तो बार्क और नाल्को के संयुक्त प्रयास से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा टी राजा कुमार। ये कहां के हैं? भारत के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारत के टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंच इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संतोष अय्यर। यानी संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंच इंडिया के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है मुकेश अंबानी। यानी जो दुनिया के 10 अरबपति हैं उसमें भारत के केवल एकमात्र भारतीय अरबपति हैं, वो है मुकेश अंबानी। क्लियर? और ये रिपोर्ट किसकी है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो खाता रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? क्लियर? तो याद रखिएगा ऐसे 18 देश हैं जहां पर RBI ने बैंकों को रुपए में भुगतान करने के लिए एक विशेष खाता खोलने की अनुमति दी है। उस खाते का नाम क्या है? वास्ट्रो रुपया खाता। क्लियर? जिसके संदर्भ में आपने पढ़ा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया में भारतीय रुपए के से व्यापार करने के लिए वास्ट्रो खाता वहां पर खोला है। क्लियर? और ये RBI ने 18 देशों में इस खाता को खोलने की अनुमति दी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। यानी बेंगलुरु में 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 13 से 17 मार्च 2023 के बीच हुआ है। अगला प्रश्न,
पूछा जा रहा है कि 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात डीएसी के द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 70,500 करोड़ रुपए के, यानी 70,500 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को किसने मंजूरी दी है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। अगला प्रश्न है ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को कितना अनुमानित किया है? तो याद रखिएगा 5.9%, यानी ओईसीडी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत 5.9% की दर से विकास करेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिल गई है? तो याद रखिएगा उस कंपनी का नाम है जेएसपीएल। जेएसपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसने 19 मार्च 2023 को यह घोषणा की है कि वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में पहली बार आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 मार्च 2023 को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक में, यानी देश की जो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी एचडीएफसी, अब उसका विलय किसमें हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि श्रीलंका का वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक खाता खोला है, जिससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी। तो उस बैंक का नाम क्या है? सैलान बैंक, यानी सैलान बैंक श्रीलंका का बैंक है और इसने मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक खाता खोला है। उद्देश्य क्या है? कि सीमा पार भारतीय रुपए में लेन देन में सुविधाजनक किया जा सके। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? तो याद रखिएगा यूएई की एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जिसका नाम क्या है? एमआर दुबई। ये ऐसी पहली विदेशी कंपनी है जो कि श्रीनगर में एक मेगा मॉल में निवेश करेगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे केनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की है? तो याद रखेंगे वो राज्य क्या है? राजस्थान। यानी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जिसने कहा कि राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की जाएगी। क्लियर? और इसके लिए उन्होंने जो चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया है वो है 5,335 रुपए और जो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया है वो है 5,450 रुपए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है? तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया और ये कब से कब तक मनाया गया? तो 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। अगला प्रश्न है, 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच जो 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो याद रखिएगा 3,235.5 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। क्लियर? और ये कब की रिपोर्ट है? तो 10 फरवरी 2023 को जारी की गई कृषि उत्पादों की दूसरी अग्रिम अनुमान की ये रिपोर्ट है वर्ष 2022-23 के लिए। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि वैश्विक स्तर के 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो उसका नाम है रिलायंस जियो। यानी रिलायंस जियो का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है और ये किसकी रिपोर्ट है? ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 की सूची में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार 5F का एक विजन लेकर आई है। अब इस 5F का मतलब क्या है पहले इसको देख लीजिए। पहला है फार्म टू फाइबर, फिर है फाइबर टू फैक्ट्री, फिर है फैक्ट्री टू फैशन और फिर है फैशन टू फॉरेन। ये 5F विजन है और इसी 5S विजन के आधार पर किन 7 प्रधानमंत्री एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई है?
तो जरा उन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों के नाम देख लीजिए। इसमें पहला है विरुधुनगर तमिलनाडु में, दूसरा है धार मध्य प्रदेश में, तीसरा है वारंगल तेलंगाना में, चौथा है कलबुर्गी कर्नाटक में, पांचवा है अमरावती महाराष्ट्र में, छठवां है नवसारी गुजरात में और सातवां है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? यानी ये जो 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे किस विजन पर आधारित है? तो 5F विजन पर आधारित है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या बन सकता है, और इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पूछा जा सकता है कि 5F विजन किस पर आधारित है, और ऑप्शन में 4 क्षेत्र दिए रहेंगे, उसमें से एक क्षेत्र का चयन करना है। तो याद रखिएगा ये जो 5F विजन है ये टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोबिक्विक, MOBIKWIK, मोबिक्विक। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा उस तेल कंपनी का नाम है गेल, GAIL। यानी गेल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस लिए? अग्रिम मूल्य निर्धारण के समझौते पर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी एक वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो याद रखिएगा 6.1%। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान देना है कि जो भारत की 2023 में आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है 6.1%, किसने ये अनुमान लगाया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और ये अनुमान कब व्यक्त किया गया? 30 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा किया गया 2 फरवरी 2023 को? तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अर्थात KMBL ने आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है? MK3, इसको निर्यात किया है? तो याद रखिएगा मॉरिशस को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो आपका जवाब होगा चेन्नई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कितने प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 3.5%। क्लियर है? अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 5.9%। यानी केंद्रीय बजट 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो है 5.9%। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया, देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, सिविल सेल एनीमिया नहीं होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने का लक्ष्य 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 2047 तक। यानी सीधी बात याद रखिएगा कि 2023-24 के बजट में सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाएगी और इसके माध्यम से वो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन भारत से कर देगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका जवाब होगा 30 लाख कर दिया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न, पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो याद रखिएगा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेटा के अनुसार 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान है। तो याद रखेंगे कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्लियर है? यानी 2020 में जो जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देश हैं उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 मार्च 2023 को किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? तो याद रखिएगा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी अब नई पहचान बनाई है बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MIDH, ने किस राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, जो बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे, उसमें पहला कर्नाटक के बेंगलुरु में, दूसरा है उड़ीसा राज्य के जाजपुर में, और तीसरा है गोवा राज्य के दक्षिणी गोवा में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगठित लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखेंगे, संगठित मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिंकरिंग लैब, यहां पर देखिए इसमें मिसप्रिंट है, अटल टिंकरिंग लैब होता है। क्लियर है? और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ATL, A फॉर अटल, T फॉर टिंकरिंग और L फॉर लैब। ठीक है? तो अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचे को लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब होगा ATL सारथी। याद रखेंगे, ATL सारथी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो याद रखिएगा, रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है FATF ने। यहां पर एक बात और आपको कोरिलेट कराना चाहेंगे कि आपने पढ़ा था कि FATF के अध्यक्ष कोई भारतीय हुए हैं, उनका नाम क्या है? आप पढ़ चुके हैं, T राजा कुमार। याद रखेंगे। अगला है, वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, 7वां स्थान है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर कौन सा ऐसा भारतीय शहर है जो दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान है? तो वो कौन सा है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश को। यानी भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? वेल्थ रिपोर्ट 2023, विश्व का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, मोनाको को। क्या नाम है? मोनाको। और ये रिपोर्ट किसकी है? नाइट फ्रैंक की। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा, 92,683। 92,683। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी कौन है जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो याद रखिएगा, नील मोहन जी को, जो कि भारतीय मूल के हैं, अब ये यूट्यूब के नए CEO होंगे, नील मोहन। अगला प्रश्न है कि IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, HDFC बैंक के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन चलने की संभावना है भारत में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग पत्रिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। अब यहां पर दूसरी बात याद रखिएगा, ये श्री अन्न का संबंध किससे है? ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन, और इसका उद्घाटन कहां हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब के निवेश की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। यानी सबसे पहली बात कि आईफोन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? फॉक्सकॉन, और ये $1 अरब का निवेश कर्नाटक में करेगी। अगला प्रश्न है कि क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट क्या नाम है? टेस्ट एटलस। इसके द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर है टाम्बिक सैंडविच तुर्की। क्लियर है? यानी 50 सर्वश्रेष्ठ जो रेटेड सैंडविच है उसमें पहले स्थान पर टाम्बिक सैंडविच तुर्की आता है। और याद रखिएगा, ये जो 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची है
उसमें मुंबई का जो प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव है, इसको 13वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च किया, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 की इस वर्ष का विषय क्या था? तो विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। दलहन क्षेत्र की स्थिरता। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका जवाब होगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि FAME सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो डिजिटल भुगतान बाजार है वो 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितनी ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, 10 ट्रिलियन डॉलर। यानी क्या आपको बात ध्यान में रखनी है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है 2 लोगों के द्वारा मिलकर। किसके द्वारा? फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत का डिजिटल भुगतान बाजार होगा 2026 तक वो 3 ट्रिलियन से बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल विमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, क्लियर है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, 5वें स्थान पर। यानी एक नई इंटरनेशनल विमेंस डे स्टडी आई थी, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था सिटी इंडेक्स 2023, और उसमें बताया गया कि जो अरबपति महिलाओं की सूची है उसमें अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान 5वां है। याद रखिएगा, सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 9 महिलाएं अरबपति के साथ 5वें स्थान पर हैं, क्लियर। यानी 5वें स्थान पर कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, और इन देशों की 9 महिला अरबपति इस सूची में शामिल हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहला लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 के बीच कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे, पंजाब राज्य के अमृतसर में पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन किया गया। किसके तहत? G20 सम्मेलन के तहत। अगला प्रश्न है, परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO बनाया गया है? तो याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम। यानी अब फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO होंगे BVR सुब्रमण्यम, और ये जो BVR सुब्रमण्यम साहब हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? परमेश्वरन अय्यर का। अगला प्रश्न है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI और किस देश के पेनाड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को? तो याद रखिएगा, सिंगापुर। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के UPI और सिंगापुर के पेनाड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IEC का दर्जा मिला है? तो याद रखिएगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात IREDA को, क्लियर। यानी IREDA को फाइनेंस ये कंपनी है जिसको किसका दर्जा मिला है? तो याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि किसके द्वारा यह दर्जा दिया गया? तो यह RBI के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया है? तो याद रखिएगा, सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने ब्लॉसम महिला बचत खाता महिला ग्राहकों के लिए प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिका की वह 2 बैंक कौन से हैं जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, पहला नाम है कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक का और दूसरा नाम है न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा, 6 अंकों का। यानी जो हॉलमार्क पर जो कोड होगा वो 6 अंकों का होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया है, तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन। यानी शशिधर जगदीशन को 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया है, और ये किसके MD और CEO हैं? HDFC बैंक के। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग
रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को किया है? तो याद रखिएगा उस समिति के अध्यक्ष होंगे अभय मनोहर सप्रे। क्या नाम है? अभय मनोहर सप्रे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उनका नाम है रणबीर सिंह। क्लियर? यानी रणबीर सिंह पेप्सी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी दुनिया की शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? याद रखेंगे रिलायंस जियो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? तो याद रखिएगा नाम है सिटी बैंक। क्लियर? यानी सिटी बैंक के जो भी भारतीय उपभोक्ता वो है उनका अधिग्रहण किसने कर लिया है? एक्सिस बैंक ने। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह किया गया? तो याद रखिएगा लगभग 1.5 लाख करोड़ जीएसटी का संग्रह हुआ है फरवरी 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के वे 3 जिले कौन से हैं जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए? तो याद रखिएगा देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ये 3 ऐसे जिले हैं उड़ीसा के जहां से हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा हर पेटेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल, कौन सा मिशन है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो कुआलालंपुर में। यानी याद रखेंगे कि जो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 है ये कुआलालंपुर में हुआ और 21 क्रम का था 5वां। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? अमा कृषाई। देखिए आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? अमा कृषाई। और किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो जिसका नाम क्या है? ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन रहा? तो याद रखिएगा जॉर्जिया इसमें भागीदार देश रहा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है? तो याद रखिएगा उसका नाम है धन शोधन अधिनियम 2002। यानी ये जो धन शोधन अधिनियम 2002 है ये वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है। कितनी? तो 1,72,000 रुपए। क्लियर? तो यहां पर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? तो NSO के द्वारा दी गई और इन्होंने ये रिपोर्ट मार्च 2023 में जारी की और बताया कि जो भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है वो 2014-15 की तुलना में 2022-23 में दुगनी होकर 1,72,000 हो जाएगी। और ये किस कीमत पर? चालू कीमतों पर। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। और किसने ये ऋण की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों के खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो 470 विमान। क्लियर है? ये वही एयर इंडिया है जो घाटे में चल रहा था। टाटा समूह ने उसका स्वामित्व लिया और उसने एक बहुत बड़ा सौदा किया है 470 विमानों का और इसकी कुल कीमत अनुमानित है $70 अरब। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो किस पर? अमेजॉन पे पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक समझौता किया है खनिजों में निवेश के लिए। किन खनिजों के? लिथियम और कोबाल्ट के। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CEBR, इसके द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल अर्थात WELT 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में WELT में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक
वैश्विक रैंकिंग किस स्थान पर होगी? तो भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है 2037 तक वो तीसरे स्थान की होगी। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु चलीसा सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो 3 शहर कौन कौन से हैं? कोयंबटूर, मदुरई और थूथुकुड़ी। देखिए, एक लाइन में अगर इसको समराइज कर देना हो तो बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि एशियाई विकास बैंक है यानी एडीबी बैंक, जिसने तमिलनाडु के 3 शहर कोयंबटूर, मदुरई और थूथुकुड़ी में जल निकासी और सीवरेज संबंधित डेवलपमेंट के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण मंजूरी को दिया, हस्ताक्षर किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? तो याद रखिएगा, नाम है फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एट बियॉन्ड। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक किसकी है? पूर्व आरबीआई गवर्नर रंगराजन जी की। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो याद रखेंगे, असम अभी हाल ही में उसने अपने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यानी यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहां की है? राजस्थान की, और इसे कौन सा सम्मान मिला है? स्कॉच अवार्ड। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, यूएई को। यानी यहां पर यह बात आप क्लियर कट कह सकते हैं कि जो 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहां पर होगी? यूएई में। और कब होगी? 2024 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, इसका नाम है कल्याण फेरिस्टा। अभी एक किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर के एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि ये जो ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याण फेरिस्टा है किस देश के द्वारा जारी किया गया था? क्लियर है? तो उसमें ऑप्शन में भारत था। तो ये इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने। यानी अमेरिका ने ऐसा पहला बैंक नोट छापा है जिस पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। अगला प्रश्न है कि उद्योग में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखेंगे, 5वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 5वीं। अगला प्रश्न है कि स्व संचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। लेकिन किसके द्वारा दिया गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। यानी सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक जो कि न्यूयॉर्क में है उसकी प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है और सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूलकिट को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, चेन्नई में। किसने लॉन्च किया है? विश्व बैंक ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने। यानी यहां पर 2 बातें हैं। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म उसका नाम क्या है? ई फास्ट इंडिया। क्लियर है? और इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क को। तो यानी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? तो आपका जवाब होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो याद रखिएगा, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण अर्थात MMA के साथ आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत
एक समझौता किया है और यह समझौता किस लिए है? मुद्रा स्वैप समझौता है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सिप्री द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो इसमें पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल, और दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बेल। यानी सिप्री की एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में भारत की 2 रक्षा कंपनी को मिला स्थान, एक है हाल को और दूसरा है बेल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, आईआईएफएल के द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड जारी किया गया। और ये जो इंडेक्स फंड है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आईआईएफएल ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर। क्लियर? तो ये इसका नाम रखा गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, केनरा बैंक को। क्लियर? यानी ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, लंदन में। क्लियर? और इस ग्लोबल बैंकिंग समिट में केनरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। ये ऐसे 4 शहर हैं जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है, तो उसका नाम है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करेगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो उसका नाम है रेजर पे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, मंथन ने। क्लियर? यानी याद रखेंगे कि मंथन एक प्लेटफॉर्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार जीता है। किसके तहत? तो व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो वो है 10,000 करोड़ रुपए। क्लियर? यानी 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए कौन जुटाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्थात RIL के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिसन फाइनेंसिंग यानी PRF समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? तो यहां पर क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के साथ ADB का एक समझौता हुआ है $3 मिलियन का। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रा खाता खोलने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, केनरा बैंक और HDFC बैंक को। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक और HDFC बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष खाता वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। आपने ये पढ़ा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए इसी प्रकार के वोस्ट्रा खाता को खोला था। क्लियर? तो जब भी इस प्रकार का जिक्र आए तो जो आपने पुराना डेटा पढ़ा है आप उसको जरूर रिकॉल कर लें। क्लियर? अब आगे बताया जा रहा है कि अब तक 5 बैंक ऐसे हैं जिनको रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें केनरा बैंक, HDFC बैंक के अलावा यूको बैंक है, यूनियन बैंक है और इंडसिंड बैंक है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल
इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्या नाम है? एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसकी नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 95। यानी 95 और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। किसके तहत? एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म, क्या नाम है उसका? स्टेटिस्टा। यानी स्टेटिस्टा जो है एक डेटा और सांख्यिकी फर्म है और कहां पर है? जर्मनी में। इसने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता किसे घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को। और सबसे बड़ा नियोक्ता है, कितने लोग इसमें हैं? 2.92 मिलियन लोग। क्लियर? यानी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। कितने प्रतिशत? तो 29%। अगला प्रश्न है कि यूएस स्थित पोर्टुलांस संस्थान द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो भारत को 61वां रैंक मिला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। और दूसरी बात कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 को किसने तैयार किया है? पोर्टुलांस संस्थान ने। और ये पोर्टुलांस संस्थान कहां का है? यूएस का है। क्लियर? अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं REC लिमिटेड। क्लियर? अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को शामिल करने के बाद जो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई है। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत अर्थात APAC क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में 3 के रूप में उभरे हैं? तो वो कौन कौन से हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाल ही में इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है। किसे? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड अर्थात NFDB को। क्लियर? तो याद रखेंगे NFDB अर्थात राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे केरल वो स्टेट है जिसने बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? तो याद रखेंगे भारत की कंपनी का नाम है वो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अर्थात MEIL। ये कंपनी मंगोलिया में पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाएगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एप्लायर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा निजी क्षेत्र है कंपनी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? तो याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्लियर? यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी है जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है। यह किस रिपोर्ट में आया है? वर्ल्ड एप्लायर रैंकिंग 2022। और इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया गया? तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। और अभी आपने देखा था कि भारत की जो रक्षा मंत्रालय है यह सबसे ज्यादा नियोक्ता वाली एक संस्था है जो वैश्विक पटल पर ये आई है। यहां पर निजी क्षेत्र की बात हो रही है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो याद रखिएगा टाटा मोटर्स ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह के पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा HDFC एग्रो ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। किसने? HDFC एग्रो ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्म है? तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चावल की नई किस्म है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि HDFC सिक्योरिटी के द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहां खोला गया? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र खोला गया है। किसके द्वारा? HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2022 को फोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहां पर की है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में फोन पे ने
अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत की है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश को। यानी बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 4.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक ऋण देगा, किससे निपटने के लिए? तो जो वहां पर आर्थिक संकट है उससे निपटने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अर्थात एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक वो बैंक है जिसने मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना है? तो याद रखिएगा भारत। आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर 2023 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश है वो है भारत, और कितने प्रतिशत योगदान है? 41%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो याद रखिएगा भारत। यानी इस्पात उत्पादन में भारत का इस समय कौन सा स्थान है? दूसरा। और इसने किसको पीछे छोड़ा? जापान को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग मिली है? तो याद रखिएगा भारत को 31वीं रैंकिंग मिली है कुल 85 देशों में, और भारत का स्कोर कितना है? 37। और ये किस मामले की बात हो रही है? तो ये विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले देशों की बात हो रही है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? तो ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो याद रखिएगा 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है 2022-23 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा रिलायंस जियो ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, किसके अंतर्गत? तो 24वें विश्व संचार पुरस्कार में। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है आकाश अंबानी। क्लियर? यानी इस प्रश्न को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो टाइम मैगजीन है जिसने शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची जारी की है, उसमें एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है आकाश अंबानी। आप सभी को पता है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं आकाश अंबानी, जो जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा केरल राज्य के कोच्चि में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर अर्थात WTG की स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखिएगा मुंद्रा में, यानी गुजरात के मुंद्रा में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर को स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया जाएगा, 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा होगा। क्लियर? आप सभी को पता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, उससे भी ये ऊंचा होगा 200 मीटर का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि, निर्माण क्षेत्र में जीडीपी का कितना नुकसान हुआ है? तो याद रखिएगा 5.4%। कितना नुकसान हुआ है? 5.4%। और अगर इसको रुपए बिलियन डॉलर में देखा जाए तो ये होता है 159 बिलियन डॉलर। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? शिप रॉकेट।
यानी सिप रॉकेट एक ऐसी कंपनी है जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अर्थात ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता होगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा ऐसा राज्य कौन है? तो उसका नाम है झारखंड। यानी पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस बिहार, उड़ीसा के बाद झारखंड ने जारी किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक कौन बन गई? तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करके भारत की पहली सरकारी बैंक बन गई है। अगला है, सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, आईटी सेवा फर्म है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है किस रिपोर्ट में? तो कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है कि तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात PMLA एपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, MN भंडारी साहब को PMLA एपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो आयोजित किया जाएगा? तो उसका नाम है अहेली खादी। क्लियर? यानी अहेली खादी नाम से गांधीनगर में एक फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। क्लियर? किसके द्वारा? खादी इंडिया के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया, तो उसका नाम है स्टार्टअप सेतु। क्लियर? यानी स्टार्टअप सेतु एक मीडिएटर का काम करेगा किसके बीच में? भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक लिमिटेड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाते को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, फ्यूल फ्लिप एनर्जी। क्या नाम है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। ये एक कंपनी है जिसने भारत का पहला एयर गैस मिक्सर को विकसित किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ मिलकर शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना कितने करोड़ रुपए की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, 711 करोड़। क्लियर? यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ मिलकर 711 करोड़ रुपए के समझौते के साथ एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम क्या है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना। तो यहां पर राज्य का नाम भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एपियरी ऑन व्हील्स यानी पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एपियरी ऑन व्हील्स यानी पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह इस पहल को प्रारंभ किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणन का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, 11वीं यानी 11वीं कृषि संगणन का प्रारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और ये कब के लिए है? तो 2021-22 के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ने अपने यहां मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। किसने? जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा सिंगापुर। यानी अगस्त 2022 में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 2021-22 के लिए जो सबसे ज्यादा FDI आया है भारत में वो सिंगापुर से आया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में
एशिया की सबसे अमीर महिला किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित की गई है। किस रिपोर्ट में? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा जीवन बीमा निगम अर्थात LIC पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा 2030 तक भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोर्स अर्थात एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग के मामले में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात और कर्नाटक ये स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। क्या नाम है? गुजरात और कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो झारखंड, यानी झारखंड वो पहला राज्य है जो ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है एक्वा बाजार। क्लियर? यानी ये जो एक्वा बाजार है ये मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर के रूप में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव को चुना गया है? तो याद रखिएगा 8 ऐसे शिल्प गांव को चुना गया है। अब यहां पर 8 शिल्प गांव के नाम दिए गए हैं। देखिए इसमें आपको जिस राज्य के संबंध में परीक्षा देनी है उस राज्य का अगर कोई शिल्प गांव है तो उसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश के ये जो नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश का नैनी और ताजगंज, ये 2 ऐसे शिल्प गांव हैं जिसमें शामिल हैं, तो इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। आइए हम 8 शिल्प गांव के नाम को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का नैनी है, राजस्थान राज्य का आमेर है, गुजरात राज्य का बदाज है, उत्तर प्रदेश राज्य का ताजगंज है, आंध्र प्रदेश राज्य का तिरुपति, कर्नाटक राज्य का अनेगुंडी, तमिलनाडु राज्य का महाबलीपुरम और उड़ीसा राज्य का रघुराजपुर। ये 8 ऐसे शिल्प गांव हैं जिनको इसमें चुना गया है। वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत इन्होंने प्रोत्साहन इसका किया था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है CEBR, की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन को छोड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। याद रखेंगे ये रिपोर्ट किसकी है? CEBR की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी को सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो याद रखिएगा पार्ले, यानी पार्ले जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के तौर पर चुना गया है जो भारत में सबसे अधिक। और दूसरी बात यह है कि ये किस रिपोर्ट में आया है? तो ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट, जिसको कांतार इंडिया ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर है भारत विश्व के शीर्ष 20 देशों में। किस मामले में? तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। और अभी आपने पढ़ा था कि झारखंड राज्य ने ही ब्लॉकचेन के माध्यम से बीज वितरण की भी प्रणाली का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा मलेशिया के साथ। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया के साथ एक समझौता किया जिसके अंतर्गत हाल विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो याद रखिएगा केरल राज्य के कोझिकोड में HDFC बैंक ने अपना पहला महिला शाखा खोला है। अगला प्रश्न है कि HDFC बैंक के
ने लोगों को सुरक्षित बैंकिंग की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? तो उसका नाम है विजिल आंटी। तो याद रखेंगे यहां पर दो बात कि विजिल आंटी अभियान का प्रारंभ किसने किया? तो आपका जवाब होगा एचडीएफसी बैंक ने। और एचडीएफसी बैंक ने विजिल आंटी अभियान का प्रारंभ क्यों किया? तो सुरक्षित बैंकिंग आदत को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा की है। किस योजना में? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने अपने यहां पर 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्टैब्लिश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2022 को 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला वो देश का पहला बैंक बन गया है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? फेडरल बैंक। यानी कि फेडरल बैंक केरल में है और इसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष अर्थात एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्थात आईओसी ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा 2046 तक। यानी यहां पर अब देखिए इस बात को जरा, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है यहां पर। सबसे पहली बात कि शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आईओसी ने कब तक रखा है? तो याद रखिएगा 2046 तक। क्लियर? और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने कितने रुपए का निवेश की मंजूरी रखी है? तो 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथन। क्लियर? यानी यहां पर यह याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार है उस पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में देश मतलब भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा इंदौर इसमें शीर्ष स्थान पर है। जून 2022 में जो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग आई उसमें इंदौर शीर्ष पर है। और ये किसके द्वारा रैंक दी गई? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ने एक सूचकांक जारी किया है जिसका नाम क्या है? राज्य खाद्य सूचकांक 2022, जिसमें बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा उसका नाम है उड़ीसा। क्लियर? यानी उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और किस लिए? तो MSME क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमिगत मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा उसका नाम है प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIMA। यानी IIMA अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। याद रखिएगा 2026 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? कृष्णा श्रीनिवासन। यानी कृष्णा श्रीनिवासन साहब को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक चुना गया है। क्या नाम है? कृष्णा श्रीनिवासन।
अगला है, केंद्र सरकार ने जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है। किसको? एन जे ओझा को। यानी एन जे ओझा साहब अब नरेगा के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो याद रखिएगा, पणजी, गोवा में। तो यहां पर एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट मालूम होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है वो गोवा राज्य के पणजी में है। अगला प्रश्न है कि 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर एमएसएमई को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आत्मनिर्भर एमएसएमई को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर था? तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज वूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने इंडियाज वूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2022 को किस संस्थान के द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड के नाम से जानते हैं, उसने लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2022 को की। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा, डॉलर और युआन के। क्लियर है? डॉलर 43.38% और युआन 12.28%। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के द्वारा मई 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है भारत। यानी भारत विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष पर है। और कितना धन प्रेषण? $89 बिलियन। और ये रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स डी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो याद रखिएगा, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? जर्मनी को पीछे छोड़कर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है ओपन। यानी ओपन बेंगलुरु में स्थित एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है जिसे भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, वर्णिका नाम से स्याही निर्माण इकाई का जो उद्घाटन है वो मैसूर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया था। किस नाम से? वर्णिका नाम से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए कहां पर हाल ही में एक सीबीडी या समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में एक सीबीडी अर्थात समुद्री शैवाल पार्क को स्टैब्लिश करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए की आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर? और इसमें कितने रुपए का आवंटन की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, 46,000 करोड़ रुपए की आवंटन की व्यवस्था की गई है। अब एक फैक्ट मैं यहां पर आपको कोरिलेट कराना चाहता हूं। अभी एक और योजना 2026 तक के लिए बढ़ाई गई है, तो इन दोनों को एक जगह कोरिलेट कर लीजिए। तो वो योजना कौन सी थी?
तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इन दोनों का जो विस्तार है वो 2026 तक के लिए किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नाम है नेक्सो, NEXO। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये अडानी विल्मर लिमिटेड ने मई 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़कर वो भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। क्लियर? तो इस प्रकार जो भी आर्थिक घटनाक्रम था उसके वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया गया। अगले सेक्शन में आप पुरस्कार और खेल को देखेंगे और इस प्रकार आपका जो वन लाइनर पार्ट है यहां कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो एक्सप्लेनेशन पार्ट वाली जो जिनके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उस पार्ट को कवर करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।